हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड फ्रेजेस एंड देयर रिलेटेड राइटर्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो लिटरेरी टर्म्स पूछी जाती हैं और उनसे रिलेटेड राइटर्स भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस टर्म को किसने कॉइन किया था, या इस टर्म को फर्स्टली किसने यूज़ किया था, या इस टर्म से रिलेटेड राइटर कौन है, कौन एसोसिएटेड है, और इस टर्म का किस राइटर से सबसे ज़्यादा मतलब कौन राइटर इस टर्म से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है जिसने यूज़ किया था उसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये कॉइन किया था एस.टी. कॉलरिज ने, और 1817 में इन्होंने इसको कॉइन किया था अपनी बुक में बायोग्राफिया लिटरेरिया में। और सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिलीफ है उसको एक तरफ रख देना, आपको जो चीज़ें पता है उसको एक तरफ रख देना, और अपना जो बिलीफ है वो उस तरीके से बना लेना जैसा कि आपको किसी वर्क में दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैकबेथ है, मैकबेथ में आपको दिखाया जाता है कि विचेस होती हैं, घोस्ट होते हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम उसमें बिलीव करते हैं कि वो उसमें जो भविष्यवाणी करती हैं वो सच होती हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल है, जैसे सुपरमैन का एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं बच्चों के सामने या फिर खुद किसी के सामने भी। हम भी जैसे किसी चीज़ को देखते हैं तो सुपरमैन फ्लाई करते हैं, उड़कर इधर से उधर जाते हैं, जबकि ये रियलिटी है कि कोई भी इंसान कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम एंटरटेनमेंट के लिए उस चीज़ को देखते हैं और एंटरटेन होते हैं। कुछ समय के लिए हम अपने बिलीफ को सस्पेंड कर देते हैं, डिसबिलीफ में आ जाते हैं कि यस ये ही सही है और ये सुपरमैन जो है ये उड़ रहा है और हम इसको देख रहे हैं। तो कुछ समय के लिए अपने जो बिलीफ है उसको सस्पेंड कर देना, और उनका जो दिखावा है, जो वो दिखा रहे हैं, जो वो अपने वर्क से शो करना चाहते हैं, हमें उसमें बिलीव कर लेना, यही कहलाता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। और एस.टी. कॉलरिज ने इसको कॉइन किया था 1817 में। नेक्स्ट है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट होता है 2 लाइन्स जो कि राइम्ड होती हैं और याम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं फ्रेंड्स। जॉफ्री चौसर ने इनको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। नेक्स्ट है इमेजिज्म। इमेजिज्म क्या है? ये एक 20th सेंचुरी का मूवमेंट है जो कि T.E. हल्म के द्वारा पॉइंट किया गया था। ये इसके राइटर हैं। फादर ऑफ इमेजिज्म भी इनको बोला जाता है फ्रेंड्स। और इमेजिज्म क्या है? किसी भी चीज़ को इमेजेस के थ्रू बिल्ड करना, कुछ थॉट्स, कुछ डायलॉग्स जो हैं ऑब्जेक्ट के इमेज के थ्रू शो करना और समझाना। जैसे नेक्स्ट है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी किसने कॉइन टर्म की थी फ्रेंड्स? एंटोनिन आर्टोड इससे रिलेटेड है, इन्होंने कॉइन किया था इसको, और इनका वर्क था द थिएटर एंड इट्स डबल। 1938 में इसको कॉइन किया गया था। और नेक्स्ट है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि 11 लाइन का सोनेट होता है, या फिर नॉर्मली 10.5 लाइन का सोनेट होता है, उसको 11 लाइन सोनेट बोलते हैं, और जो कि गेराल्ड मेनली हॉपकिंस ने इसको कॉइन किया था, जिनको शॉर्ट में GM हॉपकिंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने कॉइन किया था फ्रेंड्स? T.S. इलियट ने कॉइन किया था, और इन्होंने यूज़ किया था इसको हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इन्होंने इसको यूज़ किया था, और फर्स्ट यूज्ड बाय वाशिंगटन एलिस्टन इन 1840। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड से जो रिलेटेड राइटर्स हैं वो T.S. इलियट हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था वाशिंगटन एलिस्टन ने 1840 में। ठीक है ना फ्रेंड्स? और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? इमोशंस शुड रिलेट द एक्शन एंड डायलॉग। तो इन्होंने कहा है कि जो इमोशन है वो एक्शन और डायलॉग से रिलेट होने चाहिए, वो उससे अलग नहीं होने चाहिए। और इसीलिए इन्होंने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया है कि वहाँ पर जो हैमलेट है वो आर्टिस्टिक फेलियर है, उसके जो इमोशंस थे वो उसके एक्शन और डायलॉग को रिलेट नहीं कर रहे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इगोस्टिकल सबलाइम जो टर्म है फ्रेंड्स वो किसने कॉइन की थी? जॉन कीट्स ने की थी 1818 में, इन ए लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस। एक लेटर उन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड रिचर्ड वुडहाउस को 1818 में, और इसमें इन्होंने जिक्र किया था इगोस्टिकल सबलाइम
जिसमें उन्होंने बोला था इगोस्टिकल सबलाइम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो वर्ड्सवर्थ को बोला था, और उन्होंने कहा था कि इगोस्टिकल सबलाइम होता है जो कि अपने इर्द गिर्द अपने वर्क को घुमाता रहता है, मीन्स पूरे वर्क में अपने आप से रिलेटेड ही, अपने कैरेक्टर से रिलेटेड ही जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है। नेगेटिव कैपेबिलिटी में क्या होता है, जो राइटर होता है वो अपनी जो रियल कैरेक्टर होता है उसको छोड़कर और जो कैरेक्टर होता है उसमें अपने आप को रमा लेता है और उस तरीके से उसको शो करता है। लेकिन इगोस्टिकल सबलाइम क्या होता है, इगोस्टिकल सबलाइम होता है राइटर सेंट्रिक वर्क। एक राइटर के ही चारों तरफ इर्द गिर्द जो वो है वर्क घूमता रहता है और एक ऑथर से पर ही केंद्रित रहता है, तो उसी को बोलते हैं इगोस्टिकल सबलाइम। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसने दिया था, I.A. रिचर्ड्स ने दिया था। इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, जो कि 1929 में इनका वर्क आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पैराडॉक्स एंड टेंशन। पैराडॉक्स एंड टेंशन ये किसने कॉइन किया था, एलन टेट एंड क्लिंट ब्रुक्स ने कॉइन किया था। और नेक्स्ट है कैंपस नोवेल। कैंपस नोवेल किंग्सले एमिस इससे एसोसिएटेड राइटर हैं, और कभी कभी पूछा जाता है कि किसने इस टर्म को कॉइन किया था, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन इसके फेमस राइटर हैं या इससे एसोसिएटेड है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस को देखकर तभी उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में हमें दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, जो एसोसिएटेड हैं वो भी और जो जिन्होंने कॉइन किया है वो भी। तो कैंपस नोवेल क्या होते हैं, ऐसे नोवेल जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उन्हीं के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइनोक्रिटिसिज्म। क्या है, गाइनोक्रिटिसिज्म की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, वो कॉइन की थी एलन शोवाल्टर ने, और स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग, जो कि 1979 में इन्होंने लिखा था। और ये गाइनोक्रिटिसिज्म होता है जो वुमेन्स राइटर होते हैं, फीमेल राइटर्स होते हैं, उनकी जो राइटिंग्स है उनकी स्टडी की जाती है, उनका क्रिटिसिज्म जो भी होता है उनसे रिलेटेड उनका जजमेंट, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनो जो है वो फीमेल से रिलेटेड होता है, आप समझ सकते हैं। तो गाइनोक्रिटिसिज्म मतलब फीमेल राइटर्स की जो राइटिंग होती है उनको क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट का जो स्लोगन था वो था आर्ट फॉर आर्ट्स शेक, और इनके जो राइटर्स थे, पॉइनियर थे, वो थे वाल्टर पाटर, और जो कि लेट 19th सेंचुरी का ये मूवमेंट था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रीडर, और इसमें आर्ट को मीन्स वर्क को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ना कि राइटर को। रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ये स्टैनले फिश ने दिया था, और रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी भी वर्क को उसके रीडर रेस्पॉन्स के थ्रू क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसिज्म में रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी को लेना, मीन्स किसी वर्क को पढ़ने के बाद रीडर्स कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, मीन्स जैसा राइटर ने उसको जिस तरीके से लिखा है क्या ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता है, या फिर उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो कुछ अलग तरीके से फील करते हैं। तो इसको कॉइन किया था स्टैनले फिश ने। नेक्स्ट है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ जो कि G.K. चेस्टरटन ने 1913 में कॉइन की थी फ्रेंड्स टर्म। और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है, विक्टोरियन जो राइटर्स थे अब वो अपनी जो राइटिंग्स थे उसमें क्या दिखा रहे थे, प्रोग्रेस दिखा रहे थे, बहुत ही एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिखाते थे। लेकिन उस समय की जो रियलिटी थी, रियल जो सोशल वहाँ पर था मूवमेंट, वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। वहाँ पर पुअर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था और सोशल अनरेस्ट था। लेकिन फिर भी जो विक्टोरियन राइटर्स थे वो अपनी राइटिंग्स में बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहे थे। तो इसी को बोलते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़, रियलिटी ना दिखाकर एक बिल्कुल उसके अपोजिट वर्ल्ड को शो करना। नेक्स्ट है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है फ्रेंड, जॉन रस्किन ने इसको कॉइन किया था 1856 में, और इसमें होता है एनिमल्स को और चीज़ों को ऐसे दिखाना जैसे कि वो ह्यूमन के जैसे फीलिंग रखते हैं, उनके जैसे बात कर सकते हैं और उनके जैसे फीलिंग भी रखते हैं, फील करते हैं। तो इसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। नेक्स्ट है स्प्रंग रिदम, जो कि G.M. हॉपकिंस ने ही दिया था, जिसने कर्टल सोनेट दिया था फ्रेंड्स। और ये एक पोएटिक मीटर है जिसमें ईच फुट हैव वन स्ट्रेस सिलेबल, जिसमें कि हर एक फुट में एक स्ट्रेस सिलेबल रहता है फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं स्प्रंग रिदम, और ये एक मीटर का टाइप है। तो
फ्रेंड्स ये थे 28 ऐसी लिटरेरी टर्म्स जो कि बहुत बार रिपीट हुई हैं और बार बार रिपीट होती रहती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इनको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और इनमें से एक भी लिटरेरी टर्म आप ऐसी नहीं कह सकते कि यूज़फुल नहीं है। तो जितना मुझे समझ में आया या जितना मैं समझा पाई इतना मैंने आप सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आप इन लिटरेरी टर्म्स को दूसरे सोर्सेज से, आपके पास जो बुक है उससे, और या फिर ऑनलाइन सोर्सेज से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और इन टर्म्स को, इन 28 टर्म्स को एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड राइटर्स को भी। और नेक्स्ट भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं और उनके रिलेटेड राइटर्स हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे फ्रेंड्स। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसकी जो है और राइटर्स हैं, रिलेटेड राइटर्स हैं, टर्म्स हैं, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।